नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। जो अगला टॉपिक है हमारा, क्या देखने को मिलता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम बोल सकते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बात करें तो हम बोल सकते हैं उनको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इनको बोला जाता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। तो सामान्य रूप से अगर देखें तो इकोनॉमी जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था, मतलब जो है आर्थिक गतिविधियों का वहाँ पे अकाउंटिंग यानी लेखांकन करने के लिए तीन प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। तीन प्रकार कौन कौन से हम देख सकते हैं? तीन प्रकार देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब हम देखें तो जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से देखें तो कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मान सकते हैं हम, देखिए क्या क्या आ सकता है इसके अंतर्गत। पहली चीज़ तो अगर देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कृषि। कृषि से क्षेत्र है तो कृषि से संबंधित है तो यानी कि कृषि तो पहला देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ वानिकी देखने को मिलती है, वन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ देखने को मिलती है मत्स्यन, यानी मत्स्यन है कि मछली जो पालन है उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। खनन से चीज़ें, ठीक है, खनन जो होती है जिसमें ऊर्ध्वाधर खुदाई होती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल खुदाई। वर्टिकल मतलब जैसे सीधे जो वर्टिकल जैसे कुआं होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, ऊर्ध्वाधर। और एक और होता है उत्खनन। उत्खनन क्या होता है? उत्खनन का मतलब होता है जो क्षैतिज खुदाई होती है, जैसे कोल माइंस वगैरह होते हैं, क्षैतिज खुदाई होती है, उसको बोलेंगे अपन उत्खनन। तो खनन और उत्खनन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यानी कृषि और कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे शामिल कर ली जाएगी। तो ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद हम देखें यहाँ पे देखें तो हमको जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट मतलब द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हम द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे? एक तो निर्माण होता है जिसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और विनिर्माण होता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है एंड वाटर सप्लाई है, ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत देखने को मिलती है? ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत देखने को मिलती है। प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को यहाँ पे सहायता प्रदान करता है रन होने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र मतलब टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ पे हम देखें मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र आता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो सेवा क्षेत्र में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? जैसे आप देखिए बस से यहाँ, मतलब यहाँ से आप बस से क्या होते हैं, भोपाल, इंदौर या जहाँ आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, तो बस में क्या होता है, बस में कोई उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, उत्पादन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। तो आप क्या करते हो, वहाँ यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए आप जो है सीट में बैठने के लिए कुछ चार्जेस पे करते हो। तो उस समय के लिए जब तक कि आपने बैठे हो, मतलब सेवा के लिए आपने पे करा हो। इसके अलावा आप देखें तो जैसे आप देखिए अभी यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप देखिए उसके लिए आपने डाटा का जो है रिचार्ज कराए हो, तो 1 महीने का हो सकता है, साल भर का, 3 महीने का। तो 3 महीने तक उसकी सेवा लेने के लिए आपने रिचार्ज किया हो। बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो बैंक में पैसा जमा करते हो तो उसके बदले में ब्याज मिलता है। ठीक है, उसमें मतलब उसकी आपने एक सेवा ली हो, मतलब पैसे सेव करने। बीमा इंश्योरेंस में आप जो है सेवा लेते हो। ठीक है। इसके अलावा देखें तो आप जो है गोडाउन का प्रयोग करते हो भंडारण के लिए, तो उसमें आप उसकी सेवा लेते हो, उसके लिए आप उसको पे करते हो। व्यापार, ठीक है, सामुदायिक सेवा, ये सारी चीज़ क्या है? ये सेवा है, सर्विसेज है। तो इसके कारण इसको बोला जाता है सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर हम इसको बोलेंगे। और इसके अंतर्गत हमको परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवा, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो चलिए कुछ विशेष चीज़ें भी यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए हम प्राथमिक क्षेत्र में फिर से देखते हैं, ये तो बेसिक हमने ओवरव्यू देखा था। प्राथमिक क्षेत्र में पहली चीज़ देखें तो इसमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का ये सबसे मुख्य, यानी कि अगर देखें तो जहाँ पे हमको प्राकृतिक चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन को जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का ये अकाउंटिंग या लेखांकन किया जाता है। और ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत कृषि और संबंधित जो गतिविधि है वो यहाँ पर शामिल की जाती है। जैसे हमने अभी बात करे थे कृषि से रिलेटेड, वानिकी से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, मत्स्य से रिलेटेड, खनन यानी ऊर्ध्वाधर खुदाई, उत्खनन यानी क्षैतिज खुदाई, ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आ जाती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में हमको क्या चीज़ें देखने को मिलती है? जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी यहाँ मटेरियल आता है उसको कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे आउटपुट के रूप में उसको नए माल के रूप में बनाकर तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम होता है द्वितीय क्षेत्र, जिसे बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। और यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है ये
जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उसको अपनी गतिविधियों में कच्चे माल या रॉ मटेरियल के रूप में ये उपयोग करता है, तो इसके कारण इसको द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम देखें तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जो अर्थव्यवस्था है उसकी विनिर्मित वस्तुओं के सकल उत्पादन का जो लेखांकन है वो यहाँ पे किया जाता है। इसमें सम्मिलित क्षेत्र बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम देखें तो इसके अंतर्गत हमको निर्माण भी देखने को मिलता है, निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो विनिर्माण यहाँ देखने को मिलता है। ठीक, विनिर्माण यानी सॉरी यहाँ निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलता है। इसके अलावा विद्युत देखने को मिलता है। तो निर्माण में हमने क्या देखें, निर्माण में हमको क्या देखने को मिलता है, निर्माण में हमने देखें तो जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण होता है, जैसे भवन है, कंस्ट्रक्शन नहीं करते भवन का, तो भवन को हम क्या बोलेंगे, निर्माण की कैटेगरी में शामिल करेंगे। और विनिर्माण की अगर बात करें तो जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कि अगर बात करें तो कपड़ा का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, रोटी का यहाँ पे जो है निर्माण बनाया जाता है रोटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनिर्माण। और विद्युत में क्या किया जाता है, गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि से संबंधित जो कार्य है वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये तीनों प्रकार की जो भी क्रिया होती है वो कहलाती है यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ पे शामिल की जाती है। इसके बाद तीसरी नंबर पे अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे हमको क्या देखने को मिलता है, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर की श्रेणी में भी रख सकते हैं, यानी सर्विस सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर हम बोल सकते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं है, जैसे कि हमने अभी पहले बात करी थी, विभिन्न प्रकार की सेवाएं यहाँ पे देखने को मिलती है, सेवाएं प्रदान की जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक, जैसे कि मैंने बात करा था, ये क्षेत्र द्वितीयक को भी और प्राथमिक को दोनों को यहाँ पे अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से देखें तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, भंडारण है, व्यापार है, सामुदायिक सेवा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। आप एक उदाहरण भी देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ दिखाया हूँ। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर से जो मटेरियल उपलब्ध होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और रिफाइन किया जाता है। फिर उसके बाद देखें तो टर्शियरी सेक्टर जो कि सर्विस रहती है और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। यहाँ देखिए फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, मत्स्य फार्मिंग यानी कृषि, माइनिंग, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। ड्रेस बनाना और जो कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टील वर्क, बिल्डर, ये सारी चीज़ आपको जो है किससे रिलेटेड मिलेगी, सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड। फिर उसके बाद लीगल यानी अधिवक्ता की सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण यानी परिवहन के द्वारा, अकाउंटिंग की सर्विसेज और कस्टमर सर्विसेज, जो भी सर्विसेज है वो टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिलेगी। तो आई होप तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को समझाइए तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको 50 से 60 शब्दों में यानी 5 से 6 लाइन में इनको समझाना है तीनों को, ठीक है। अब 11 नंबर में पूछे जाने की संभावना, तो वहाँ भी आप इसको लिख सकते हो, हालांकि उतने बड़े में पूछे जाने की संभावना यहाँ पे नहीं होती। तो आप 50 से 60 शब्दों में इसको लिखने की कोशिश करें, आपने जो समझे उसके अनुसार यहाँ अपने शब्दों में। अब ये तीन जो होते हैं मुख्य यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों के अलावा भी कुछ और क्षेत्रक होते हैं जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पर चतुर्थक होते हैं और 5वें नंबर पर जो क्षेत्रक होते हैं वो कहलाते हैं पंचम क्षेत्रक। यानी चतुर्थक का मतलब क्या होता है, क्वार्टरनरी सेक्टर जो होता है, और पंचम क्षेत्रक का मतलब क्वार्टरनरी जो सेक्टर है वो हम बोल सकते हैं। तो हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि देखिए अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक होता है चतुर्थक, उसमें हमको बौद्धिक गतिविधियाँ शामिल की जाती है, जैसे गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, संस्कृति बोल सकते हैं, ठीक है, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सभी किसके अंतर्गत शामिल की जाती है, चतुर्थ क्षेत्र यानी चौथे क्षेत्रक के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसे हम क्वार्टरनरी सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा 5वां जो क्षेत्र है जिसे पंचम क्षेत्रक बोला जाता है, क्वार्टरनरी जो सेक्टर है, तो समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय जो निर्णय लेने वाली संस्था है, जैसे हम बात करें तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट शामिल किया जाएगा, यूनिवर्सिटी यहाँ शामिल कर ली जाती है, मीडिया यानी कि मीडिया जो कि चौथा स्तंभ मानी जाती है हमारी मतलब जो संसद है या फिर हमारे देश के संविधान का चौथा पिलर माना जाता है, और विज्ञान मान सकते हैं, गैर लाभकारी जो संस्थान है, एनजीओ, ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत शामिल की जाती है, इनकी सेवाएं 5वें क्षेत्रक के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो ये देखिए हमको 2 क्षेत्रक और समझ में आए यहाँ पे। इसके अलावा हम देखें तो हमको कुछ देखिए यहाँ पे कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात करें तो ये बेसिक चीज़ें कुछ हम जान लेते हैं यहाँ पे इनके बारे में भी। तो देखिए अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं तथा समाज कल्याण के मध्य क्या होता है, आर्थिक क्रिया और जो समाज कल्याण है उनके मध्य यहाँ परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की श्रेणी में आता है। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय जो तकनीक है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्निक्स का प्रयोग करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर
मानव कल्याण का आकलन किया जाता है। मतलब मुख्य फोकस क्या है, मानव कल्याण। मानव कल्याण के विषय, उसके आसपास ही सारा चीज़ें यहाँ पे घूमने को मिलती है, घूमती रहती है, तो इसको हम बोलेंगे कल्याणकारी अर्थशास्त्र। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र संसाधनों और जो वस्तुओं का लोगों में जो है ऑप्टिमल, या एक प्रकार से देखें तो इष्टतम आवंटन पर बल देता है, यानी कि अच्छे से उनका आवंटन किया जा सके ताकि सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सके। और यह प्रत्यक्ष रूप से आय के वितरण और जो सामान्य जन है, मतलब जो भी वहाँ पे जनता रह रही है, उसकी भलाई से संबंधित यहाँ माना जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, यदि सभी उपभोक्ता, सभी उत्पादक तथा नियोजक उत्पादन के साधनों का इष्टतम रूप से में आवंटन किया जा सके तो समाज का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। यहाँ ऐसी चीज मानी जाती है। तो ये बेसिक चीज हमने देखे कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसके बाद हमको एक चीज और देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं आर्थिक संरचना, या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे हम देखें सकल घरेलू उत्पाद या फिर राष्ट्रीय आय। तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, मतलब हम यहाँ देखें तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद तथा जो राष्ट्रीय आय है उसमें विभिन्न जो क्षेत्र है उनके योगदान को राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहा जाता है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान होता है उसकी जो योगदान को एक प्रकार से राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो भारत की जो आर्थिक संरचना है किस किस से मिलकर बनी होती है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, और तृतीय क्षेत्र यानी जिसे प्रशासनिक या सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इनसे संबंधित जो क्रियाकलाप है उनका यहाँ पे विशेष योगदान होता है, तो इसे हम आर्थिक संरचना की श्रेणी में रख सकते हैं। और किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है एक विशेष अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की मौद्रिक माप है जो सकल घरेलू उत्पाद से ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय की संरचना विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित क्षेत्रों के योगदान से स्पष्ट की जाती है। इसके अलावा हमको एक चीज और देखने को मिलती है जिसे हम जो है संरचनात्मक परिवर्तन की श्रेणी में रख सकते हैं। जिसे देखिए क्या हम देखें संरचनात्मक परिवर्तन हम इसको बोल सकते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। और समय के साथ साथ जो आर्थिक व्यवस्था है तथा जो राष्ट्रीय आय है, आर्थिक व्यवस्था और जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या होता है विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में अंतर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अंतर देखने को मिलते हैं, बदलते रहता है। अतः राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में सापेक्षिक परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अर्थात भारत के जो संदर्भ में उसमें देखें तो राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा जो तृतीय क्षेत्र है उसके योगदान में हुए जो सापेक्षिक परिवर्तन है उसको हम संरचनात्मक परिवर्तन की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें हमको देखने को मिलती है। जैसे देखें तो वैश्विक स्तर पर पहले देखें हम तो जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने भारत को विकासशील देश से मतलब चिन्हित करते हुए अब भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग वाले जो देश है उसकी श्रेणी में सम्मिलित कर दिया है। किसने? विश्व बैंक ने। और नए आंकड़े हमको देखने को मिलते हैं 2019 के अनुसार, यानी 1 जुलाई 2019 के अनुसार देखें जिन देशों की औसत प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है, मतलब जिन देशों की सकल राष्ट्रीय आय जो है 1025 मतलब $1025 से कम है, तो उन्हें निम्न आय वाले देशों के रूप में यहाँ पे चिन्हित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। और जिन देशों की आय $1026 से लेकर $3995 के बीच है तो उन्हें निम्न मध्यम वाले जो देश है उनकी संख्या यहाँ पे दी गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने यहाँ दिखाए भी गए हैं। जैसे देखिए निम्न आय वाले देश जो है $1025 या उससे कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखने को मिलती है। निम्न मध्यम आय वाले 1025 से $3995 के बीच प्रति सकल जो मतलब व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है। और उच्च मध्यम आय वाले जो देश है 3996 से लेकर $12,375 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखने को मिलती है। और उच्च आय वाले की बात करें तो देखिए काफ़ी अधिक यहाँ देखने को मिलता है, $12,375 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखने को मिलती है। तो हम देख सकते हैं समूह के रूप में देखें तो निम्न आय समूह वाले जो देश है कंप्लीट रूप से 31 देखने को मिलते हैं पूरे विश्व में। निम्न मध्यम आय वाले समूह वाले देश जो है 47 यानी 47 देखने को मिलते हैं। उच्च मध्यम आय वाले जो देश है वो 60 देखने को मिलती है। और उच्च आय वाले जो देश है 80 देखने को मिलते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से हमने एक ओवरव्यू देखा है। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिलती है जिसके अंतर्गत विश्व की 10 शीर्ष जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ देखें हम देखें जो जीडीपी है, जीडीपी पर नॉमिनल जीडीपी के आधार पर हम देखें तो US ट्रिलियन डॉलर में, तो देखिए अमेरिका जो है 21 ट्रिलियन डॉलर 21.48 ट्रिलियन डॉलर यहाँ देखने को मिलती है। जापान देखिए यहाँ पे, चीन देख सकते हैं है ना, ये देखिए चीन भी देख सकते हैं 14, जर्मनी 3.9, UK
2.7, इटली 2.0 और कोरिया है 1.6। फिर यहाँ देखें भारत 2.9, फ्रांस 2.7। इसके अलावा ब्राज़ील है हमारी, देखें तो ब्राज़ील हमको 1.8 देखने को मिलती है। तो भारत हमारा 5वें नंबर पर देखने को मिलता है, पर कोरोना के चलते अगर देखें तो काफ़ी पीछे ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो सोर्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर की जो रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके अनुसार ये देखने को मिलता है। पर वर्तमान में चेंजेस, और आपको इकोनॉमी पढ़ते समय हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा, यानी कि आप 2 आंख तो है आपके पास में, 2 आंख और 2 कान, दोनों चीज़ें आपको हमेशा खुली रखना है। यानी कि बात की जा रही है करंट अफेयर की, जो भी चीज़ें करंट में चल रही है उसको आपको फटाफट अपडेट करते रहना है। जो भी डाटा है, डाटा से रिलेटेड जो भी चीज़ें है वो आपको वहाँ पे अपडेट करते रहना है। मेरे द्वारा समझा दिया जाएगा, परंतु डाटा का कलेक्शन है आप ही वहाँ पे करोगे। चलिए कुछ जो है यहाँ पे देखें, कुछ वस्तुओं की श्रेणी हमको देखने को मिलती है, तो उनको भी हम देख लेते हैं ताकि हमको और अच्छी क्लियरिटी यहाँ देखने को मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे हमको कुछ बेसिक चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे सार्वजनिक वस्तुएं जिन्हें बोला जाता है पब्लिक गुड्स। तो ऐसी सभी वस्तुएं तथा जो सेवाएं होती है जिनकी व्यवस्था या लोगों के लिए जो उपलब्धता है वो सरकार के द्वारा या बजट व्यवस्था, मतलब जो सरकार है, गवर्नमेंट है, या फिर जो बजट व्यवस्था है उसके माध्यम से नहीं की जा सकती। ठीक है, बजट व्यवस्था और सरकार के माध्यम से नहीं की जा सकती, परंतु जिनका उपयोग सामूहिक रूप से होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं किसी की जो उपभोग है, किसी उपभोग में वृद्धि दूसरे के उपभोग में कमी नहीं लाती है। जैसे हम बात करें वायु है, वायु मतलब जो ऑक्सीजन होता है, अगर कोई व्यक्ति वायु ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति पर जो है इसका किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा करे या कम करे सभी के लिए, यानी कि शुद्ध सार्वजनिक वस्तु यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति का उपभोग किसी व्यक्ति को वंचित यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेगा। वायु का हमने उदाहरण लिए, क्योंकि कोई भी कीमत यहाँ पे नहीं चुकता कर सकता इनका, और ये जो कहलाती है शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती है। और निजी वस्तुओं की अगर बात करें तो निजी वस्तुएं क्या होती है, ऐसी वस्तुएं तथा जो सेवाएं उनको निजी वस्तुएं कहा जाता है जिनकी उपलब्धता बाजार द्वारा निश्चित की जाती है और जिसका सामूहिक उपभोग जो है संभव नहीं होता। इस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग या उपयोग से किसी व्यक्ति को वंचित होना पड़ सकता है जिनके पास क्रय करने के साधन नहीं है। मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाला हो वो इस सुविधा का उपयोग या इन प्रकार की वस्तुओं का उपयोग कर सकता है, पर जिनके पास संसाधन नहीं है खरीदने के लिए वो इससे वंचित हो सकता है। तो यहाँ देखिए, इन वस्तुओं को उपयोग में वृद्धि से अन्य लोगों के लिए इनकी उपलब्धता में कमी हो सकती है, तो इनको बोला जाता है निजी वस्तुएं। फिर मिश्रित वस्तुएं होती है, कुछ दोनों का मिला जुला रूप, जिन्हें मिक्स्ड गुड्स बोला जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो ना तो शुद्ध रूप से सार्वजनिक वस्तु हो और ना ही शुद्ध रूप से निजी वस्तु हो, तो बल्कि इसमें क्या होता है दोनों के लक्षण उपलब्ध होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, मिश्रित। तो हमने ये समझ गए, यहाँ बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलती है। फिर मैरिड वस्तुएं, मैरिड गुड्स इनको बोला जाता है। तो ऐसी निजी वस्तुएं उनको मैरिड वस्तुएं कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष या फिर जो समुदाय होता है उसके लिए उसके किसी भाग के लिए इतनी आवश्यक हो और महत्वपूर्ण होती है, उसकी व्यवस्था उस वर्ग विशेष के लिए सरकार द्वारा बजट माध्यमों से करनी पड़ती है। जैसे गरीब वर्ग के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करना मैरिड वस्तु के उदाहरण के रूप में आता है। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा अलग से उनकी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए, पर्टिकुलर वर्ग के लिए यहाँ पे की जाती है। जैसे शिक्षा की बात करें हमने, चिकित्सा की बात करें, आवास की बात करें, भोजन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी, मैरिड वस्तुओं के अंतर्गत आएगी। अब बात कर लेते हैं स्थानीय वस्तु होती कुछ लोकल गुड्स हम जिसे बोल सकते हैं। जैसे कुछ ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में भी आती है, मतलब ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं जिनसे उत्पन्न होने वाला लाभ स्थानीय लोगों को प्राप्त होता है, उन्हें स्थानीय वस्तु कहते हैं। जैसे गांव के अंदर अगर कोई तालाब स्थित है, गांव के अंदर कोई तालाब स्थित यहाँ पे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लोकल गुड्स बोलेंगे, यानी कि स्थानीय वस्तु की श्रेणी में उसको रखेंगे। फिर सफ़ेद वस्तुएं, सफ़ेद वस्तुओं का मतलब वाइट गुड्स। वाइट गुड्स मतलब उच्च आय वर्ग वाले जो व्यक्ति है उनके द्वारा घरेलू उपयोग की वे सभी वस्तुएं जो बड़े जो यंत्र होते हैं यानी मेजर अप्लायंस होते हैं जिनका परिचालन कठिन होता है, जैसे फ्रिज वगैरह हो गए, उनको एक जगह पर रखा जाता है, वॉशिंग मशीन हो गई, कुकिंग अप्लायंस हो गई, ये सभी उदाहरण किसके हैं, वाइट गुड्स के, यानी कि सफ़ेद गुड्स के हैं, सफ़ेद वस्तुओं के हैं। उनको मतलब सभी को सफ़ेद वस्तुएं माना जाता है, और अमेरिका के संदर्भ में वाइट गुड्स से तात्पर्य लिनेन से होता है। ठीक है, इसके अलावा हमको देखिए नारंगी वस्तुएं देखने को मिलती है। नारंगी वस्तुओं का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनको कुछ निश्चित समय मतलब मौसम के अनुसार या वर्ष के अनुसार बदल दिया जाता है, उन्हें किया जाता है, मतलब उन्हें कहा जाता है नारंगी या ऑरेंज गुड्स कहा जाता है। जैसे कपड़े की बात करें तो कपड़े कुछ समय पश्चात हम जो है उनको बदल देते हैं, तो ये जो होते हैं नारंगी गुड्स कहलाते हैं। फिर लाल वस्तुएं भी आती हैं, तो लाल वस्तुएं क्या होती है, जिन्हें रेड गुड्स बोला जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो
तीव्र दर से परिवर्तनीय हो। तीव्र दर से मतलब बहुत अधिक जो है, मतलब एक प्रकार से देखें तो बहुत अधिक जल्दी जल्दी वो परिवर्तन होता है उसमें, और निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती है, तो इनको लाल वस्तुएं कहा जाता है। जैसे खाद्य पदार्थ की बात करें, खाद्य पदार्थ एक निश्चित सीमा तक ही, इस निश्चित समय सीमा के अंदर ही वो मतलब यूज़ किए जाने चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए परिवर्तन वहाँ पे अधिक होते रहता है, तो इनको लाल वस्तुएं यहाँ पे बोला जाता है। फिर बात करें नेक्स्ट जो होता है पीली वस्तुएं। पीली वस्तु मतलब येलो गुड्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे उत्पाद जिन पर अधिक लाभांश सीमा होती है तथा एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं, तो इनको येलो गुड्स की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। और भूरी वस्तुएं, भूरी वस्तु मतलब पहले ये जो चीज़ें लकड़ी की बनाई जाती, इनके जो कैबिनेट होते थे, जैसे आइडियो से संबंधित जो साउंड है, बॉक्स वगैरह जो हमने देखे थे, होम थिएटर वगैरह आते थे, वो कैसे होते थे, लकड़ी के बने होते थे। तो लकड़ी कैसी होती है, ब्राउन होती है, यानी भूरी होती है। तो दृश्य और श्रव्य यंत्र जो भी होते थे, रेडियो है, स्टीरियो है, टेलीविज़न है, ये सभी ब्राउन गुड्स की श्रेणी में आते थे, क्योंकि पहले जो होता है लकड़ी, इनके कैबिनेट लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी से असेंबल किए जाते थे, इसी कारण जो है इनको ब्राउन गुड्स कहा जाता है। फिर देखें गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं क्या होती है, गिफिन गुड्स ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होती है, और मांग में कमी होती है तो ये गिफिन वस्तु कहलाती है। इन वस्तुओं का उपयोग क्या होता है, समाज का अत्यंत निम्न वर्ग यहाँ पर करता है। जैसे हम देखें तो आपदा के समय इनका प्रयोग किया जाता है, और गिफिन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वह अन्य वस्तुओं को उपभोग कम करके उपभोक्ता जो होती है उसकी मांग को बढ़ाता है। तो ये गिफिन वस्तुएं कहलाती है, गिफिन गुड्स। फिर होता है इंफीरियर वस्तुएं। इंफीरियर मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिसकी जो मांग होती है तथा उपभोक्ता होता है उसकी आय में प्रतिकूल संबंध होता है। मतलब हम बात करें तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी ऐसी वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाती है, ठीक है। और इस प्रतिकूल संबंध का कारण है कि जो संबद्ध वस्तु है उसकी निकट स्थानापन्न यानी विकल्प जो होता है उसका श्रेष्ठ गुणवत्ता होती है, उनमें अनेक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो जाती है। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता प्राय जो होता है बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं को खरीदकर आवश्यकता की पूर्ति करना चाहेगा, और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से निम्न गुणवत्ता वाली जो वस्तु है उसकी मांग में कमी आ जाती है, तो इनको बोला जाता है इंफीरियर गुड्स। फिर होती है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब ऑप्शनल के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो स्थानापन्न वस्तु वे वस्तु होती है जो एक दूसरे के बदले में यहाँ पे प्रयोग में लाई जा सकती है। जैसे हम बात करें चाय और कॉफ़ी, चीनी और गुड़, यानी कि चाय के बदले हम कॉफ़ी हम यूज़ कर सकते हैं और चीनी के बदले हम गुड़ यूज़ कर सकते हैं। किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर अन्य वस्तु की मांग पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, इन्हें बोलते हैं स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर देखें पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तु क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनको बोला जाता है, यानी कि जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है तो उन्हें पूरक गुड्स कहा जाता है। जैसे अगर हम पेन खरीद कर लाते हैं, तो पेन खरीद कर लाओगे तो क्या स्याही नहीं लाओगे क्या, बिना स्याही के क्या काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आप कार खरीद कर लाते हो तो आपको पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, बिना उसके कोई उसका महत्व नहीं है। अगर आप मक्खन मतलब जो है डबल रोटी लाते हो तो मक्खन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिलेगी, नहीं पूरक वस्तुएं देखने को मिलेगी। तो कुछ बेसिक वस्तुओं की श्रेणी हमने देखें, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखे हैं। तो देखिए हमने जो है बेसिक तौर पर जो क्षेत्रक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखा है। जैसे अगर देखें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसके पहले तो हमने बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देख ली। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के अंतर्गत हमने तीन चीज़ें देखी, मतलब तीन चीज़ें कौन कौन सी, प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद देखें द्वितीयक मतलब जो है सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद हमने देखे तृतीयक मतलब जो टर्शियरी सेक्टर। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां है, जैसे कि कृषि है, वानिकी है, खनन है, उत्खनन है, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां है, जो मतलब प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखने को मिलती है, और जो भी यहाँ पे देखने को मिलता है वो द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में उपयोग में होता है। कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, तो यहाँ पे जो है निर्माण और विनिर्माण से संबंधित काम देखने को मिलता है द्वितीय क्षेत्र में, यानी औद्योगिक क्षेत्र यहाँ देख सकते हैं हम। फिर इसके बाद इन दोनों को सहायता प्रदान करने के लिए तृतीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र हमने समझ लिया, यानी टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें परिवहन है, संचार है, डॉक्टर यानी कि जो स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है तृतीय क्षेत्र में, यानी टर्शियरी सेक्टर में,
ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने देखी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता प्रदान करने का काम करेगा तृतीयक क्षेत्रक। तो ये हमने देखे तीनों चीज़, और तीनों चीज़ों के अंतर्गत हमने यहाँ पर देख लिए, देखिए ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया हूँ सारी चीज़ें। फिर अन्य क्षेत्र में चतुर्थक क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक हमने देखे। फिर उसके बाद कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके बाद हमने देखे आर्थिक संरचना, और उसके बाद हमने देखे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, आय के अनुसार जो देश है उनके समूह, और समूह के अनुसार जो देशों की संख्या वो कितनी है। फिर हमने देखें विश्व की 10 शीर्ष जो अर्थव्यवस्था है 2019 के अनुसार, 2020 के अनुसार ये चेंज हो सकती है, मतलब हर समय ये चेंज होते रहती है, तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान देना है इस बात पर। फिर देखें वस्तुओं की जिस श्रेणी है उनको हमने देखें कंप्लीट रूप से, देखिए 10-12 जो वस्तु है वो हमने देखे यहाँ पे। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल, मैं बार बार बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल उत्तर लेखन ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर प्रतिदिन के अनुसार यहाँ पे उत्तर लेखन कार्य कर सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक देखने को मिलेगा कृषि से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।